जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र की टफ क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत हमने स्टार्ट किया था, इसकी पहले की वीडियो चैनल पे अपलोड है। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के हम टफ क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सही है? यह कच्छप घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा कह रहा है कि भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा कह रहा है कि उसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति का प्रोत्साहन देना था। चौथा है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इसमें क्या है? सी जो सही है, 1 और 4 जो सही है, बाकी गलत क्यों है देखेंगे। 1 और 4 जो है वो सही है। मुरैना के समीप जो 64 योगिनी मंदिर है ये कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर था, ये बिल्कुल सही है। और जो इसका जो संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत, मतलब इसका जो एक डिज़ाइन है, ये जो धारणा बनी है भारतीयों में, तो ये भी सही है। लेकिन यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, ये गलत है। और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन, ये गलत है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो 64 योगिनी मंदिर है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा करवाया गया था। तो मुरैना जिले में जो मंदिर है 64 योगिनी, ये किसके द्वारा कराया गया था? देवपाल द्वारा कराया गया था। इसलिए कथन जो है कथन फर्स्ट जो है वो सत्य है, ठीक है। कथन सत्य है फर्स्ट वाला। फिर है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है, एकमात्र नहीं है। तो दूसरा सत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एक तरसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। जो 64 योगिनी मंदिर है, इसको एक तरसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना, अतः कथन 3 भी असत्य है, ठीक है। फिर यह मंदिर जो है 3 असत्य है। और फिर यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हुए हैं और इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों में निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि भारतीय संसद के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये कथन 4 भी जो है ये सत्य है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सूची 1 सूची 2 से मतलब मिलाना है। इसमें बी ऑप्शन सही है। स्तूप जो है देवगढ़ है, सॉरी स्तूप सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है। और चित्रकारी का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा बाघ की चित्रकारी। कनिष्क शिशिर विहीन मूर्ति जो है वो मथुरा में है। और दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ से संबंधित है। फिर नेक्स्ट हम टफ क्वेश्चन की सीरीज में देखेंगे। मंदिर स्थापत्य के बारे में दिया हुआ है कि देखिए, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव है गुप्त काल में माना जाता है, ये पहला है। फिर है लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। क्या ये सही है? तो इसमें कह रहा है लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। तो हाँ, ये मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। फिर कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सही है। तो तीसरा भी सही है। फिर एक कांची का जो कैलाश मंदिर है, द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो आई भी, ये दो चौथा है, ये गलत है। इसको हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी व तापी के चालुक्य से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर है कि कांची का जो कैलाश नाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। और ये क्या कह रहा है कि द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर बोलते हैं। तो देखते हैं इससे द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण, यह मंदिर राजसिंह शैली का है। यहाँ पे द्रविड़ शैली राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष के व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन राजसिंह के समय प्रारंभ हुआ था तथा इसके उत्तराधिकारी महेंद्र सिंह वर्मन के समय रचना पूर्ण हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टफ क्वेश्चन की सीरीज में। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक, इसमें जो है पूछा है कौन सा, तो एक बौद्ध से संबंधित है और तीसरा है शैव से संबंधित है। 1 व 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिला वस्तु के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। क्या ये सही है? तो ये गलत है। पूछा है कौन सा सही है, तो गलत है। फिर बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तीसरा जो सही है सी ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं इस बार इसका एक्सप्लेनेशन कि जो बराबर की पहाड़ियों पर निर्मित शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक के कार्यकाल में आजीवक संप्रदाय के, किसके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये चंद्रगुप्त मौर्य दिया, लेकिन क्या होगा, अशोक के कार्यकाल में आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों हेतु निर्मित की गई थी। इन गुफाओं में लोमस ऋषि, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इन गुफाओं में संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्धों और 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 4 तक जैनों से संबंधित है। इस प्रकार ये जो गुफाएं हैं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं, तो इसका जो पहला है गलत है और दूसरा भी पता चल गया, तीसरा हमारा सही है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एलोरा की गुहा मंदिर जो है वो संबंधित है किससे, डी हो जाएगा, हिंदू से भी, बौद्ध से भी और जैन से भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 43, गुप्त मंदिर दिया और स्थान दिया है। ईंट निर्मित मंदिर जो है तीसरा है भीतरगांव। फिर है दशावतार मंदिर का संबंध किससे है, तो देवगढ़ से है। फिर दशावतार मंदिर के बाद शिव मंदिर भूमरा है, सी का 4 भूमरा मंदिर है। फिर चौथा विष्णु मंदिर का संबंध है एरड़ से। ईंट मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ से, शिव मंदिर कहाँ, भूमरा, और विष्णु मंदिर एरड़ से है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। ईंट जो है तो गांव में ईंट मिलते थे, तो भीतर गांव हो गया। और 10 अवतार देव के होते हैं। शिव जी है तो वो मतलब जो शिव का ना शिव जो है ना मरे स्थान पे तब पहले वहाँ मतलब अपना वो तप करते थे, मतलब शमशान घाट, तो ऐसे याद कर लीजिए। विष्णु एरड़ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 45 नंबर दिया हुआ है। कानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ये ना क्वेश्चन कटा हुआ है, सी ऑप्शन वैसे होगा, हम पढ़ते हैं इसमें। देखिए एक की पहला तो कट गया है, दूसरा देखते हैं। ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जो भीतरगांव मंदिर के बारे में, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था और इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया और इसका मुख पूर्व की तरफ था। इसका मुख कहाँ था, पूर्व की तरफ था। इस मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो अजंता की गुफाएं वगोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये जो है ये सही है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, गलत है। देखते हैं कैसे। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र प्रांत के छत्रपति संभाजीनगर जनपद में स्थित हैं और ये गुफाएं वगोरा नदी की घाटी में अवस्थित है। इनका समय ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प ए जो है वो सत्य है, जबकि अन्य विकल्प असत्य है। कैसे, क्योंकि सांची का स्तूप जो है वो बेतवा नदी के किनारे है, यहाँ चंबल दिया है, गलत है। पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में से अवस्थित है। इस स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। और फिर लिखा है पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर जो है वो गोदावरी नदी की घाटी में है और यहाँ नर्मदा दिया है, तो गलत है। ये गोदावरी नदी की घाटी में है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया था। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप, मतलब अमरावती नामक स्तूप जो गोदावरी नदी पे नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये कृष्णा नदी के तट पर अमरावती नामक स्तूप का निर्माण जो है सातवाहन काल में हुआ था। मतलब देखिए सांची का स्तूप तो वो बेतवा नदी के किनारे, और फिर पांडुलेड़ा जो गुफा मंदिर है वो नर्मदा नहीं गोदावरी हो जाएगा, अमरावती गोदावरी नहीं कृष्णा हो जाएगा।
ये इसका डिटेल था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है कौन सा इसमें जो है भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है, निम्न में से कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं और दूसरा हो जाएगा लेपाक्षी मंदिर। अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट है, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं, नीचे से ऊपर तक अलंकृत है, चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जाते हैं। ठीक है, सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप के जो है ये गलत है, चित्रकला की भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है, तो सांची स्तूप नहीं होगा। ठीक, सांची स्तूप भित्ति चित्रकला के साथ स्पष्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है अजंता और लेपाक्षी जो है वो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ पीसीएस का, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पट्ट चित्रकलाओं की विषय वस्तु जो है वो जगन्नाथ वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। पढ़ते हैं, पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि से संबंधित है। ठीक है, फिर मंजूषा चित्रकला जो है वो भागलपुर अंग देश मतलब बिहार की चित्रकला है। कहाँ की? बाहर की। और मंजूषा का अर्थ होता है बॉक्स होता है, वही डिब्बों पर बनाई जाती है। यह बांस, जूट और पेपर से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों की चित्रकारी जो है वो की जाती है। पिथौरा जो है वो चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस उपयुक्त तीनों कथन जो है वो सत्य है, लेकिन प्रश्नगत विकल्प डी में चारों कथन की बात की गई है, जबकि केवल 3 कथन ही दिए गए हैं, इसलिए हमारा सारा सही हो जाएगा। फिर 52 नंबर क्वेश्चन दिया, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुई थी। कौन सी? अजंता और महाबलीपुरम। गलत है। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय की थी, ये भी गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक था। केवल 3 जो इसमें सही हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के में अजंता की पहाड़ी स्थित है और इसका निर्माण ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। और बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं, जो कि बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई हैं, शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियों एकास्मक पत्थर पर निर्मित है। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जिसकी उपाधि महामल थी, मामल इसका जो देखिए शासनकाल क्या था, तो ये 630 से 668 के समय मामल शैली का विकास था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप एवं एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। महाबलीपुरम में इस शैली का सभी स्मारक स्थित है। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर एकाश्मक पत्थर से निर्मित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा। शिलाकृत स्मारक दोनों थी और बाकी जो है वो गलत है कि दोनों एक ही संप्रदाय की थी। समय काल तो अलग है ही, प्लस उसका जो मतलब धार्मिक है वो भी अलग है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हम्पी जो है, हम्पी कहाँ पे है, तो हम्पी कर्नाटक में है। फिर है नागार्जुनकोंडा, तो नागार्जुनकोंडा कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। नाक काटते हैं तो लोग अंधे हो जाते हैं। शिशुपालगढ़ कहाँ पे है, तो शिशु को पालना है तो उसको उड़ा के रखना पड़ता है। अरिकामेडु पुदुचेरी में है। अरुकामेडु कहाँ पे है, पुदुचेरी में है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टफ क्वेश्चन की सीरीज में। 1 लाइनर फैक्ट को खुद से ही कवर करना है। यहाँ पे है 76 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड पर सही उत्तर बताइए। दिया हुआ है पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा सप्त पैगोड़ा। चौथा पहले आएगा, फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर, फिर आएगा गैंगोंड चोलपुरम मंदिर। पहले सप्त पैगोड़ा आ जाएगा, चौथा सही है। फिर है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर, फिर गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एलिफेंटा स्मारक स्थान व स्मारक दिया हुआ है इसमें, तो एलिफेंटा गुफा है। फिर है श्रवण बेलगोला क्या है, मूर्ति है। फिर है खजुराहो क्या है, तो खजुराहो मंदिर है। सांची का क्या है, तो सांची का स्तूप है। ठीक है,
तो देखिए एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय ने कराया था। और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। यहाँ चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश में है। अब ऐतिहासिक स्थल देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें बी हो जाएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और सोर टेम्पल कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। हम्पी कर्नाटक में है। मानस असम में है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़ों को किसका सुमेल है। खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल, बिल्कुल सही है। एलोरा की गुफाएं, तो ये शक से हैं, तो इसमें देखते हैं। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है और ये शैलकृत गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी है किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो पांड्यों तो द्वारा, महाबलीपुरम मंदिर जो है वो पल्लव शासकों द्वारा है। मतलब मीनाक्षी क्या हो जाएगा, तो पांड्य हो जाएगा और महाबलीपुरम क्या है, तो पल्लव। अब हम मीनाक्षी को कैसे याद करेंगे, तो मीनाक्षी जो है मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा है और महाबलीपुरम जो है पल्लव। तो महाबल है तो पल्ले के पीछे से हटो, ऐसे मतलब याद कर लेंगे। नेक्स्ट है सूची और मतलब दिया हुआ है इसमें। बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम कहाँ पे, तो बैद्यनाथ धाम में शिव मंदिर है। सारनाथ में क्या है, तो सारनाथ में बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा में जैन मंदिर है और बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है, तो इसमें दिया है बेसनगर जो है को वो शैव गुफा मंदिर है, क्या ये सही है। और भाजा बौद्ध गुफा मंदिर है। शीतन वाशल जैन गुफा मंदिर। तो बेसनगर जो है वो भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होता है और यहाँ पर ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। अतः कथन एक जो है वो गलत है, ये शैव गुफा मंदिर नहीं, भागवत धर्म से संबंधित है। भाजा गुफाएं भारत में बौद्ध वास्तुकला के सबसे अच्छी उदाहरण है, तो बौद्ध वास्तुकला तो सही है। फिर है शीतन वाशाल गुफा मंदिर का निर्माण, तो ये जो है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म के लिए किया था। तो दूसरा और तीसरा जो है इसमें सही है, पहला जो है गलत है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का संबंध कहाँ पे है, तो ए का इसमें देखते हैं सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क हो जाएगा। फिर है लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर हो जाएगा। हवा महल, हवा महल कहाँ पे है, हवा महल है जयपुर में। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। सूर्य मंदिर के लिए विख्यात क्या है, तो केवल वन इसमें बता रहा है। और अरशवल्ली शिव मंदिर के लिए विख्यात है और बाकी जो है नहीं है। देखते हैं, अरशवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरशवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी की एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर पूर्वी गंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक जो है वो नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है और यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। और ज्वालेश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश के निकट स्थित है और यह खूबसूरत जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। नालंदा, नालंदा का क्या हो जाएगा, ये विश्वविद्यालय था। सारनाथ में क्या था, तो अशोक स्तंभ। सांची का स्तूप और कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऐसे मैच दी फॉलोइंग में भी कभी कभी क्वेश्चन दिख जाते हैं, चाहे वो आर हो चाहे पीसीएस हो। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है नागर, द्रविड़ और बेशर हैं, क्या है, तो सी। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर, द्रविड़, बेशर जो है ये 3 जो मुख्य शैलियाँ हैं भारतीय मतलब भारतीय मंदिर वास्तु की। नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर सुदूर से इसी शैली में है। द्रविड़ शैली जो है प्रसार दक्षिण भारत में, विशेषकर कृष्णा नदी और कुमार अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेशर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। दक्षिण भारत के मुख्यतः चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। फिर है पंचायतन मंदिर रचना शैली है। यहाँ पे क्वेश्चन है विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल दिया हुआ है, तो देखिए बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर अनेक दुख अनुयायी दर्शाए गए हैं, तो ये अजंता में है, ठीक है, तो ये पहला सही है। फिर है प्रस्तर और उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विबुध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं,
ये गलत है। विशाल गुलाश्मो की उत्कीर्ण अर्जुन की मामल्लापुरम तपस्या गंगा अवतरण, तीसरा जो सही है, पहला और तीसरा, लेकिन ये गलत क्यों, अब पढ़ते हैं। अजंता गुफा संख्या 26 में बुद्ध महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी तथा ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवी आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें 12 अवतार की भूदेवी की गहरे विभूत सागर से उभरते हुए दर्शाया गया है। विशाल गुलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती है। हुई प्रतिमा मामल्लापुरम में स्थित है, ये गलत है, माउंट आबू में नहीं है, मामल्लापुरम में स्थित है। इसलिए इसमें जो सॉरी ये गलत हो गया है। ये जो मैंने बताया मामल्लापुरम तो सही है, लेकिन ये माउंट आबू वाला जो है, ये जो देवी की विभूत सागर से उबरते हुए दर्शाया गया है, ये जो है ना, ऐसी प्रतिमा जो है वो उदयगिरी की गुफाओं में है। ठीक है, उदयगिरी की गुफाओं में दिया गया है उदयगिरी की गुफा में, माउंट आबू इसका जो है वो गलत आंसर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव व संगम युग। इसमें भी ओनली टफ क्वेश्चन करेंगे, वन लाइनर खुद से ही कर लेना है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसके टफ क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। क्या ये सही है? तो दोनों सही है। पढ़ते हैं, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वसुधा पारंतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोड की उपाधि धारण की थी और राजराज प्रथम ने तंजौर, वर्तमान में तंजावुर अभिलेख के अनुसार सिंघल श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य, केरल, चेर के राजाओं को एक संघ बनाया जो चेल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य केरल पर आक्रमण किया था और कंडलूर के मैदान से परास्त किया। राजराज प्रथम ने उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम के दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिए। इसलिए इसमें दोनों सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यह मूर्ति नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव की प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। तो क्या ये सही है? सी दोनों सही है। तो देखते हैं इसमें, भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति जो है वो नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव की प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक प्रदर्शित है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित करता है और दूसरा बायां हाथ उनके उठे बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है। मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टफ क्वेश्चन में ये है 33 नंबर, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। तो और फिर चोल शासकों ने मंदिर के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ए आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। तो इसका पढ़ते हैं कि चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों के ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने के एवं काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण के बाद के राजाओं ने किया। इस स्पष्ट है कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में दिया हुआ है, इसमें कौन सा जो है ये सही है? एरीपति, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। एरीपति सही है। तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समुदाय में दिया गया ग्राम। तो ये गलत है। पहला और तीसरा इसमें सही है। तीसरा, घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो 1-3 सही होगा। एरीपति जो था वो चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से
ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, तो ये सही है। और फिर दिया है 7वीं और 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्रायः मंदिरों के संबंध विद्यालय था। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रुम ग्राम संघ गठित किए जाते हैं, जिन्हें तन्यूर और तकुर्रम कहा जाता था। तो इसलिए ये दूसरा जो है ये गलत है और बाकी पहला जो है ये सही है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ दिया हुआ है सूची मिलाना है, तो इसमें हम देखेंगे डी ऑप्शन है इसमें। देखिए तिरुक्कुरल तो 2 दर्शन से है, तोल्कापियम क्या है, तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। तिरुक्कुरल कहाँ पे है, दर्शन से, तोल्कापियम व्याकरण है, शिल्पादिकरम जो है प्रेम कथा और मणिमेखले वड़ी कथा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। दिया हुआ है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यही सही है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम काल में रचित कविताओं में तत्कालीन दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आदि दशाओं का ज्ञान होता है। संगम कविताओं के माध्यम से हमें तत्कालीन दक्षिण भारत की भौतिक संस्कृति का भी ज्ञान होता है। वर्ण की सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात होता है। तमिल समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित थी, जबकि संगम कविताओं में समर शौर्य के वर्णन के साथ साथ जादुई ताकतों में भी विश्वास व्यक्त किया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। इसका हो जाएगा डी। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब कौन सा जो है संगम कविताओं में यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो इसमें हो जाएगा, देखिए वट किरुतल प्रथा जो थी आमरण अनशन करने का एक तमिल अनुष्ठान था। यह प्रथा मुख्यतः संगम काल में प्रचलित था। यह युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने का एक तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एक ईश्वरवादी तथा मूर्ति पूजा का निंदा करते थे। मतलब तमिल क्षेत्र के जो सिद्ध थे वो एक ईश्वरवादी तथा मूर्ति पूजा का निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के जो लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। एक व दो दोनों सही हो जाएगा। पढ़ते हैं तमिल क्षेत्र के जो सिद्ध थे वह एक ईश्वरवादी थे, सही है। मूर्ति पूजा की निंदा भी करते थे, ये भी सही है। लिंगायत ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदाय को दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया और उनका विश्वास था कि मरोड़ा प्रांत भगवान शिव में लीन हो जाएंगे, इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त, इसका हो जाएगा गुप्त जो है देवगढ़ से संबंधित है। और फिर है चंदेल तो है खजुराहो से। फिर है चालुक्य हो जाएगा वन बदामी से। फिर है पल्लव का हो जाएगा पनमलय हो जाएगा, पल्लव का पनमलय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ दिया हुआ है चालुक्य जो है, तो चालुक्य जो है बादाम खाने से लोग चालू होते हैं। पल्ला क्या है, कांच का बना होता है। हर्ष का क्या हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। और पांडे का मदुरई हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। तो इसमें पूछा है ना कि सही कालानुक्रम बताना है। तो देखिए इसमें पहले क्या आएगा, तो पहले दूसरा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी जो कि 600 से 630 ईस्वी तक थी। उसके बाद है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना की गई, मतलब दूसरा फिर और चौथा आ जाएगा, ठीक है। फिर है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था 836 से 885 में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पहले क्या आ जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई, फिर गोपाल द्वारा राजवंश की स्थापना हुई, फिर तीसरा आ जाएगा फर्स्ट राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, फिर लास्ट में आ जाएगा
परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पे 907 से 953, मतलब देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम जो 600 से 630, फिर गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, ये 750 से 770, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय 836 से 885, और फिर है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 907 से 953। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल के दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहले क्या आएगा, तो महेंद्र वर्मन प्रथम आएंगे, महेंद्र वर्मन प्रथम आएंगे इसमें, तो 600 से 630, फिर नरसिंह वर्मन आएंगे 630 से 668, नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम जैसे 670 से 700, फिर नंदी वर्मन द्वितीय आ जाएंगे जो कि 731 से 795। तो ठीक है, पहले महेंद्र वर्मन है, ठीक है, फिर महेंद्र वर्मन के बाद कौन आया है, तो महेंद्र वर्मन के बाद आएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नंदी वर्मन द्वितीय। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर के बारे में दिया हुआ है बी। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई बालाजी विश्वनाथ के समय मीनाक्षी मंदिर, फिर है वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल आंध्र प्रदेश में है, फिर है महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है, उज्जैन में, और बेलूर मठ कहाँ पे है, हावड़ा पश्चिम बंगाल। अब हमारा प्राचीन इतिहास में नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन इतिहास एवं साहित्यकार। इसके हम टफ क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये भी। अब देखते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का संबंध किससे था, अष्टाध्यायी पढ़नी की थी ना, पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। देखिए यहाँ पे देखिए अष्टाध्यायी पाणिनि की और महाभाष्य पतंजलि की, निरुक्त मतलब यास्क की और वर्तिका कात्यायन की है, ठीक है, वर्तिका कात्यायन की है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें यहाँ पे दिया है निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सा गुप्त काल में लिखी गई थी। इसका हो जाएगा डी, पहला अमरकोश भी थी और कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस चारों ही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है मिलान के लिए, पाणिनि किसकी थी, तो पाणिनि अष्टाध्यायी की थी, और वात्सायन किसकी थी, तो पाणिनि अष्टाध्यायी की, वात्सायन किसकी थी, तो ये कामसूत्र की, वत्स काम करते हैं, और चाणक्य किसकी थी, तो चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्याण, रजत तरंगिणी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी यहाँ पे भारवी, भारवी दिया हुआ है, तो भारवी जो किरातुर्जनियम की, फिर हर्ष, नागानंद हर्ष, फिर कालिदास का क्या हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम तीसरा, फिर उसके बाद राजशेखर कर्पूर मंजरी, राज मिलेंगे कर्पूर से पूजा करो तो राज पाठ मिलेगा, ऐसे याद कर लीजिए। फिर है संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं ने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, तो इसमें हो जाएगा नैषधीय चरित, ठीक है, फिर दूसरा है किरातुर्जनियम, तीसरा है शिशुपाल वध, 10 कमार चरित्र नहीं है। पढ़ते हैं भारवी द्वारा रचित रचना जो है किरातुर्जनियम महाकाव्य, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन किरात वेशधारी शिव के बीच का युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष की कृति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण और शिशुपाल वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। किरातुर्जनियम शिशुपाल वध और नैषधीय चरित्रम बृहत्तरति कहलाते हैं। 10 कुमार चरित्र नहीं है, डी ऑप्शन जो है पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद दिया विशाख दत्त। विशाख दत्त का संबंध किससे था, तो ये विशाख दत्त जो है नाटक है, और उसके वारामिहिर का है, तो वारामिहिर खगोल विज्ञान से है। चरक क्या है, चरक जो है वो सी का वन हो जाएगा चिकित्सा से, और ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं चरक। चरक का संबंध किससे था, तो चरक जो है ये चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित है। वारामिहिर क्या है, तो वारामिहिर जो है ज्योतिष से है। विशाख दत्त नाटककार। चरक संहिता में कितने अध्याय और खंड हैं, 120 अध्याय और 8 खंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों की विचार कीजिए। जैसे दिया हुआ है परिशिष्ट वर्मन, तो इतिहास में मूल ग्रंथ पूछा है, परिशिष्ट वर्मन दूसरा हो जाएगा। फिर चौथा हो जाएगा त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, 2 और 4, परिशिष्ट वर्मन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण,
तो परिशिष्ट वर्मन के लेखक हेमचंद्रा और त्रिसृष्टि लक्षण महापुराण के जो है चामुंडराय हैं। और उसके बाद दिया है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जबकि नैतिपकरण और अवदान शतक जो है ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के। बी ऑप्शन हो गया। कालिदास संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिशेन किससे? तो हरिशेन का हो जाएगा समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। सब इम्पोर्टेंट है, यही सारे तो रिपीट होते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो इसका हो जाएगा बी 1, 2 और 4, मतलब प्रियदर्शिका का, नागानंद का, और उसके बाद 4 है रत्नावली का, 1, 2 और 4 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 44 नंबर है मृक्षकटिकम शूद्रक किया। तो ये सही है। बुद्धचरित जो है वो गलत है। बुद्धचरित जो है गलत है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त किया और बाणभट्ट हर्षचरित बाणभट्ट की है। बुद्धचरित जो है अश्वघोष की है। बुद्धचरित किसकी है? तो अश्वघोष की है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा सी केवल 3। तो देखते हैं इसमें पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन के प्रशासन चीनी यात्री फायान ने भी किया था। इनके नवरत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि थे कालिदास। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी थे वारामिहिर। चौथे कशिकार शब्दकोश निर्माणकर्ता अमर सिंह जो थे 5वें वास्तुकार शंकु तथा छठे रत्न फलित ज्योतिष छपड़क। 7वें विद्वान व्याकरणज्ञ वरुरुचि और 8वें जादूगर बेताल भट्ट तथा 9वें रत्न थे घटपर, वो महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग से कौन संबंधित थे? पतंजलि। जबकि पाणिनि जो है वह अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। समझो 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आसपास थे। महाभाष्य जो है वो पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। अमर सिंह जो ये हर्षवर्धन से संबंधित, ये गलत है। बाकी इनका हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बार और। वारामिहिर खगोल विज्ञान, एक बार हम और इसे देख लेते हैं। वारामिहिर खगोल विज्ञान, ठीक है। फिर ज्योतिष छपड़क, ठीक है। और 8वें जादूगर बेताल भट्ट, 9वें रत्न घटपर महान कूटनीतिज्ञ थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वारामिहिर, यहाँ दिया हुआ है। वारामिहिर कौन थे? वारामिहिर बी ऑप्शन हो जाएगा 31। बृहद संहिता वारामिहिर की। विशाख दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृक्षकटिकम, विल्हड़ का क्या था? तो विक्रमांक देवचरित्र। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में देवी चंद्रगुप्तम, बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। देवी चंद्रगुप्तम विल्हड़ नहीं था, गलत है। विशाख दत्ता। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, सही है। मिलिंद हो नागार्जुन, मिलिंद हो नागसेन का था, ये भी गलत है। नीति वाक्य मृत सोमदेव सूरी, ये भी सही है। तो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, मिलिंद हो नागसेन, नीति वाक्य मृत सोमदेव सूरी हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा कर्पूर मंजरी जो है हर्ष। कर्पूर मंजरी की रचना किसने की थी? हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों की दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई थी। किसके? राजशेखर द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है। और शौद्रानंद अश्वघोष सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रचनाएं वो दिया है और विषय दिया है। ओनली टफ क्वेश्चन की सीरीज है ये। अष्टांग संग्रह किससे संबंधित है? आयुर्विज्ञान से। 10 रूपक नाट्य कला से। लीलावती गणित से। महाभाष्य व्याकरण से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ सारा वन लाइनर फैक्ट दिया है। यहाँ पे है लेखक और ग्रंथ दिया हुआ है। बी ऑप्शन जैसे शर्ववर्मा का कातंत्र, शूद्रक का मृक्षकटिकम, विज्ञानेश्वर का होगा मिताक्षरा, कल्हड़ का मृक्षकटिकम।
प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखिए, इसमें मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ये सही है? गलत है। दूसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो दूसरा सही है इसमें। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार की केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। इस बार इसे समझते हैं कि मिताक्षरा जो थी याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर पर टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दाया भाग की रचना जिमितवाहन ने की थी। यह ग्रंथ हिंदू धर्म की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विधि है। कथन एक असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में इस संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे, जबकि दाया भाग अवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत। तो ये तो सही है। इस प्रकार दूसरा सही है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाया भाग व्यवस्था क्या करती थी? केवल पुरुष के सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। तीसरा भी असत्य है। ठीक है, तीसरा भी सही है, असत्य है। वो ना ऊपर नीचे कर दिया है बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पूर्व मध्य काल हमारा स्टार्ट हो गया। इससे जितने भी टफ क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, बस ख़त्म ही होने वाला है। ये क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित शासकों के नाम सही कलाक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा तीसरा यशोवर्मा, फिर धंग, यशोवर्मा के बाद धंग, उसके बाद विद्याधर, उसके बाद आएंगे कृतिवर्मा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद सारा वन लाइनर है। नेक्स्ट, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसमें सही है? तो इसका देखेंगे क्या सही है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। गलत है। उसके बाद नहीं, पहला और दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। ये गलत है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन के जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार वर्तमान में भागलपुर जिले में अवस्थित था। इसमें क्या पूछा था? गलत पूछा था, वही हम कह रहे हैं गलत है। बांका जिले में नहीं है ये, मतलब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आंसर गलत है। और वह जो धर्म जो था बौद्ध धर्म ब्रजयान संप्रदाय के यहाँ फला फूला था, तो ये तो सही है। और ये खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते, ये भी सही था। मतलब पहला और दूसरा जो है गलत दिया हुआ है। कि जो मतलब इसकी स्थापना ना शासक धर्मपाल ने की थी और बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के तंत्रयान शाखा मतलब ब्रजयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अर्थ इस विद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। 12वीं सदी के अंत में इस विद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी सेना ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ है, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? किन राजाओं को जनता द्वारा? इसमें हो जाएगा सी, किसको? गोपाल को और नंदीवर्मन पल्लव मल को। पाल वंश के शासक थे, संस्थापक थे गोपाल एवं पल्लव शासक थे नंदीवर्मन। पल्लव मल जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख से पता चलता है। कहाँ के? धर्मपाल के खलीमपुर। और मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के बाद उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल के शासक के रूप में चुना। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। नेक्स्ट, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? तो बी, केवल फर्स्ट नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। ये जो है ये सही नहीं है। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। सही है। अरब यात्री अलमस्तु ने राजा बौरा का नाम दिया, ये भी सही है। सम्राट रामभद्र की रानी अप्पा देवी उत्पन्न राजा मिहिर भोज की इतिहास के महानतम शासकों में एक थे। इसने 836 ईस्वी के लगभग कन्नौज पर कब्जा कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाई। अरब निवासी अलमसूदी ने 10वीं शताब्दी में गुजरात की यात्रा की और अपने विवरण में उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अलुजुज तथा वहां के राजा को बौरा कहा था। राजा मिहिर भोज ना जो थे, तो अलमसूदी गुजरात आने के पूर्व ही राजा भोज की मृत्यु हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे
यहाँ दिए हुए हैं कि ऐतिहासिक व्यक्तियों को कालक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। इसमें कह रहा है बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले वत्सराज आए थे, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल। पहले वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल प्रथम, एवं उसके बाद आएंगे महिपाल। 4 1 3 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्वता है? तो सी विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीमूतवाहन। राजशेखर नहीं थे। 1 2 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रतिहार। इसका डी हो जाएगा प्रतिहार। तो कन्नौज, चोल तंजौर, परमार, धारा, सोलंकी, अनहिलवाड़। फिर यहाँ पे दिया राजा और राजवंश। नानुक, इसमें 2 युग्म जो है सही है, पढ़ते हैं। नानुक जो है वो चंदेल वंश का संस्थापक था, बिल्कुल सही है। जय शक्ति भी चंदेल वंश का था, ये गलत है। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का था, सही है। भोज परमार वंश का था, ये भी गलत है, तो 2 सही है। तो यहाँ राष्ट्रकूट 2 है, तो भोज का क्या होगा? परमार। और जो जय शक्ति चंदेल वंश के थे, यहाँ परमार दिया, तो यहाँ चंदेल हो जाएगा। राजवंश में जो कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे गए हुए थे, वो कौन थे? तो 2 3 4 होगा। पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट। चोल नहीं थे, ठीक है। राजवंश में जो त्रिकोणीय मतलब संघर्ष था, उसमें चोल नहीं था, ये याद रखना है। पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट था। एक क्वेश्चन यहाँ है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश में। देखिए डी ऑप्शन गलत है। जोजाक भुक्ति कौशाम्बी में नहीं है। जोजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड में है, ठीक है। जोजाक भुक्ति का संबंध बुंदेलखंड से है। कोयल अलीगढ़ से है। महोत्सवनगर महोबा, महोत्सश्री जो है वो कन्नौज। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है थोड़ा। 61 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र दिया हुआ है, सी। तो दूसरा खजुराहो बुंदेलखंड सही है। 5वां तिरुपति रायलसीमा सही है। 2 और 5 सही है। बोध गया बिहार में है। खजुराहो बुंदेलखंड में है। शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में। तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश दिया है। तो इससे हम एक बार मिला लेंगे क्या सही होगा, इसलिए मैं सिर्फ फॉन्ट छोटा कर दे रही हूँ। बोध गया भी गलत दिया। खजुराहो सही बुंदेलखंड है। और शिरडी जो है गलत दिया, विदर्भ दिया है, जबकि अहमदनगर महाराष्ट्र होगा। नासिक मालवा दिया है, महाराष्ट्र होगा। तिरुपति भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा प्राचीन इतिहास जो है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर